हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो केमिस्ट्री है यूनिट नंबर 8 सिंथेटिक डाइज, इसके मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का मैंने सारे सब्जेक्ट का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस बता दिया है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट, चैप्टर सब कुछ करा दिया है। साथ ही साथ मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं उस सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करा दिया हुआ है। ठीक, अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के इसको देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल पे जाएंगे तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तीनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के सिलेबस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट यूनिट, टॉपिक सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन, उसके आंसर्स भी दूंगी। तो मैंने यूनिट नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है और साथ ही साथ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर उसको भी नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी देती हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यूनिट 8 में कहा था कि सिर्फ आप लोग इसमें जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनता ही है और आता ही आता है। तो आप लोग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों का पूरा पेपर जो है, जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो सिंथेटिक डाई है वो सबसे छोटा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में और सबसे इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये डायरेक्टली लॉन्ग में बनते हैं, लॉन्ग शॉर्ट के अलावा किसी चीज़ में नहीं बनते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन, ये जो यूनिट है सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाली यूनिट है। तो इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि इसको पूरा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी वही रिपीट होते ही रहते हैं, कभी ये आएगा कभी वो आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, मैंने प्रोवाइड किया था। अगर आप लोगों ने ये सबको नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया हुआ है कौन सा यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोग यूनिट 1 पढ़िएगा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आती है मैंने बताया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख के आइए। यूनिट नंबर 8 था जो कि सिंथेटिक डाइज था। इसको मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से बता दूंगी ताकि आप लोगों को कहीं और से देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। आप लोगों का इसमें नोट्स भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिए। और जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिए, एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए मैं आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड करूँगी अब, और वन शॉट में प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों का कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। एक दिन में कभी कभी मेरी 2 वीडियोज़ आ सकती हैं, तो आप लोग एक्टिव रहा करिए। ठीक, मंडे टू फ्राइडे अब टाइम पास आ रहा है एग्ज़ाम का, तो अब क्या होगा, मंडे से संडे तक मतलब पूरे वीक वीडियोस आएंगी मेरी, और शाम को 6 बजे आ सकती है। 5 से 7 बजे तक एक्टिव रहना ही रहना है। ठीक, अगर 2 वीडियो आएगी तो 5:30 बजे से लेकर के 6:30 तक एक वीडियो आ सकती है, और फिर जो दूसरी वीडियो आएगी वो 7 बजे तक आएगी। तो आप लोग 5 से 7 बजे तक एक्टिव रहिएगा ही। तो अगर 2 वीडियो आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करती रहती हूँ। तो आप लोग कम्युनिटी टैब जरूर चेक करा करिए। कम्युनिटी टैब में मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, क्लास के अपडेट भी देती रहती हूँ। तो आप लोग को उसको ज़रूर चेक करा करिए। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है कि डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं।
एक चीज़ और, मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सिंथेटिक डाइज है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, मैंने इसमें भले नहीं लिखवाया हुआ है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के लिख लीजिएगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के लिख लीजिएगा कि सिंथेटिक डाइज के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, डाइज क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है अगर पूछा गया तो। ये क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, मैंने तो 1 2 3 4 कराए दिया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, इम्पॉर्टेंट। तो क्या क्वेश्चन है, तो लिखेंगे क्वेश्चन है कि डिफाइन डाइज। जो चैप्टर का नेम है उसी से ही तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्या कह रहा है, डिफाइन डाइज होता क्या है एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। एंड एग्जामिनर का अगर इससे बनाने का मूड हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि डाइज होता क्या है एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन को बताना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक, तो मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन लिखते लेके बैठिए, और जैसे मैं आप लोगों को लिखवाते जाऊँगी आप वीडियो को पॉज करिए, लिखते जाइए, नोट्स बनाते हुए चलिए। एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, आप लोग देखिएगा लास्ट टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पॉज करिए, उसी टाइम ही नोट्स बना लीजिए। आप उसी टाइम करेंगे कोई काम तो बाद के लिए पेंडिंग नहीं रहेगा। ये नहीं होगा कि हम बाद में नोट्स बनाएंगे, बाद में करेंगे, बाद कुछ नहीं होता, कभी कल नहीं आता है। इसीलिए आप लोग अभी से ही तुरंत ही कॉपी पेन निकाल के बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तुम कॉपी पेन तुरंत ले आइए और नोट्स बनाते रहिए। अब नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। भले ही कह दो कि स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है हाथ से लिखी हुई नोट्स, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखना ही तो है। ये थोड़ी ना होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल से निकालो कॉपी में डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप लोगों को कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना है। सबसे पहले डाइज होती क्या है। डाई से मतलब क्या समझ में आता है, किसी चीज़ को मतलब कोई ऐसा कलर जिसका कोई भी फाइबर में यूज़ किया जाता है। मतलब डाइज का मतलब होता है एक ऐसा कलर्ड सब्सटेंस, मतलब जिसका यूज़ कलर करने में आता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ कलर करने में होता है। जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं और बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें कलर होते हैं। जैसे देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, हम लोग क्लॉथ्स पहनते, कपड़े पहनते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर होंगे, कोई लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा। तो वो कलर आता कहाँ से, तो वो डाई के थ्रू ही कपड़ों पे कलर किया जाता है। तो डाई क्या होता है, एक ऐसा कलर्ड सब्सटेंस जिसका फाइबर्स को या हेयर्स को या कह सकते हो क्लॉथ्स को कवर करने में, कलर करने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले, और जो डाइज होता है ये दो तरह का भी हो सकता है, एक नेचुरल भी हो सकता है और एक सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग प्लांट्स, पेड़ पौधे या नेचुरल चीज़ों से प्राप्त करें वो नेचुरल डाइज होता है। और जो हम लोग सिंथेटिक डाइज मतलब जो हम लोग लैब में बनाए, केमिकल्स के थ्रू बनाए, तो वो हमारा सिंथेटिक डाइज होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे डाइज में, डाइज की डिफिनीशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डाइज आर नेचुरल और सिंथेटिक colored substance which are used to color टेक्सटाइल। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। हेयर, क्लॉथ्स, फूड एक्सेट्रा। देखो डाइज नेचुरल कह सकते हो और सिंथेटिक कलर सब्सटेंस होता है। कभी नेचुरल से नेचर से हमें प्राप्त होता है, कभी हम लोग लैब बनाते हैं। तो ये ऐसा कलर सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है कलर करने में, रंगने में। टेक्सटाइल फाइबर्स, कपड़े को मतलब टेक्सटाइल कोई भी ऐसा सामान है जिसे टेक्सटाइल वे में इसको रंगा जाए। हेयर में कभी कभी होता नहीं है कि गर्ल्स देखो और बॉयज़ कोई देखो अपने हेयर में कलर नहीं करा लेते, कोई ऑरेंज करा लेता है, सॉरी कोई रेड करा लेता है, कोई येलो करा लेता है। तो वो क्लॉथ्स में, एंड फूड एक्सेट्रा।
वही कह रहा है कि हेयर को कलर करने में, क्लॉथेस को कवर करने में, फूड आइटम, देखो बहुत सारे फूड आइटम में आजकल कलर भी डाला जाता है, ठीक। तो फूड में भी इसका यूज़ होता है, ठीक। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डाइज़ है बहुत साल पहले से चला आ रहा है, बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। और ये पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास केमिकल के थ्रू तो डाइज़ बना नहीं सकते थे, तो वो कहाँ से लेते थे? बहुत साल पहले लोग डाइज़ लेते थे नेचुरल सोर्स से, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता था। तो इसमें दो डाइज़ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इन एंशियंट, जो मैं आप लोगों को समझाती हूँ बस वही लिखवाती हूँ, ठीक। इन एंशियंट टाइम्स ऑल डाइज वर obtained from नेचुरल। पहले के समय में क्या होता था, जितनी भी डाइज होती थी कि कलर करने का यूज़ किया जाता था, वो सारे नेचुरल से लिया जाता था। और दो ऐसे बताती हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आता है इंडिगो और दूसरा आता है एलिजरीन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दो ऐसे नेचुरल डाई थे जिसको बहुत ही पहले समय में इसका यूज़ किया जाता था और ये हमेशा नेचर से ही प्राप्त होते थे, ठीक। इसमें एक पॉइंट और बताऊंगी कि इसमें सिंथेटिक डाई पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे सिंथेटिक डाइज थे जिसने सबसे पहली बार वो इसको प्रिपेयर किया था। सबसे पहले पर्किन ने इसको प्रिपेयर किया था, पहली कमर्शियल डाई थी जिसे पर्किन ने 1856 में प्रिपेयर किया था। हाँ, तो इसमें सबसे लिखते हैं आगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक डाई इज मोवे। जो पहली जो सिंथेटिक डाइज थी, कमर्शियल सिंथेटिक डाई थी, वो मोवे था, ठीक। और लिखेंगे इसमें प्रिपेयर्ड इन 1856 बाई पर्किन। पर्किन ने इसको सबसे पहले बनाया था। पर्किन को हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री का हेड भी कहते हैं। तो लिखेंगे पर्किन हु इज considered as father of organic dye इंडस्ट्री। इसको वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली जो सिंथेटिक डाई थी क्या थी और कब डिस्कवर की थी, और इसको किसने डिस्कवर की थी। तो ये अलग अलग वैरायटी में ये 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट ना हो। देखिए, डाइज ऐसा सब्सटेंस था जिसका यूज़ हम लोग किसी भी सब्सटेंस को कलर करने में यूज़ करते थे। डाइज एक ये नेचुरल तरीके से भी हो सकता था और मैन मेड भी हो सकता था। ये ऐसा कलर्ड सब्सटेंस था जिसका यूज़ कलर करने में यूज़ होता था, टेक्सटाइल फाइबर्स को, हेयर्स को, क्लॉथेस को, फूड को। देखो, हेयर को जो आजकल होता है नहीं है कि मेंस और वुमेन्स अपने हेयर में कलर करा लेते हैं, क्लॉथेस में तो कलर होते ही हम लोग ब्लैक कलर का, वाइट कलर का कैसे पहन पाते हैं, येलो रेड है, तो वो इसकी डाइस की मदद से ही होता है। और फूड में बहुत सारे फूड आइटम में देखो कि कलर मिला करके बनाते हैं, ठीक। और पहले के समय में जो डाइस का यूज़ होता था वो नेचुरल सोर्स से डाइस निकाला जाता था और उसका यूज़ किया जाता था। जैसे कि एग्जांपल इंडिगो और एरिजरीन, ये दो ऐसे नेचुरल डाई के एग्जांपल है जिनका यूज़ पहले भी किया जाता था और अभी भी करते हैं, ठीक। तो अगर नेचुरल डाई का एग्जांपल पूछे तो इंडिगो डाई, एलिजरीन डाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को डिटेल में भी कराने वाली हूँ, क्वेश्चन में है, ठीक। फिर उसके बाद जो पहली हमारी जो कमर्शियल सिंथेटिक डाइज थी वो कौन था? मोवे था, मोवे, ठीक। जिसे पर्किन ने 1856 में बनाया था। और पर्किन कौन थे? जिन्हें
इस डाई बनाने से वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री भी कहलाएं, जिन्हें हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो डाई के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और है कि उसके क्लासिफिकेशन देखिए क्लासिफिकेशन हम दो वे से देखेंगे, उसके एप्लीकेशन के वे से और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के वे से। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, जितने भी क्लासिफिकेशन है सिर्फ आप लोग उसके नाम पढ़ लीजिए, बाकी जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई हूँ उसको आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोगों का पूरा ये यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई है ये दो तरीके से ये क्लासिफाइड किया गया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, और दूसरा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। उसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर था उसके बेस पे। ठीक, जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन था ये 5 तरीकों में क्लासिफाइड हुआ था। सबसे पहला कौन सा था? डायरेक्ट, सिर्फ आप लोग नाम याद रखिएगा और इतना ही लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएगा। डायरेक्ट, और जिसे हम सब्सटैंटिव डाइस कहते हैं। ठीक, पहला मतलब इसके अंदर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में सबसे पहला जो आता था डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइस। आप लोगों को शॉर्ट वे में समझा देती हूँ। डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइस ऐसे डाइस होते थे जिनका हम लोग यूज़ करके, मान लो एक कपड़ा लिया उसमें डायरेक्ट डाइस डाल दिया तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट कलर कर दिया। किसी भी अदर यूज़ के मतलब किसी भी अदर सब्सटेंस के यूज़ से डायरेक्ट डाई हो जाना ही डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मॉर्डेंट, इनडायरेक्ट और एडजेक्टिव डाइस। देखिए मॉर्डेंट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव डाइस। ऐसा डाइस होता था कि डाइस में हम लोग मॉर्डेंट मिलाते थे। मॉर्डेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता था जो कि सबसे पहले जा कर के, मान लो हमें किसी कपड़े को कलर करना है तो अगर हम लोग डाइस में मॉर्डेंट एक सब्सटेंस मिला देंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कपड़े के ऊपर एक लेयर बना देगा। ठीक, वो लेयर अच्छे से चिपक जाएगी कपड़े से। फिर उसके बाद जो डाई का कलर है फिर उसके मॉर्डेंट के ऊपर चढ़ेगा। तो मॉर्डेंट जब कोई डाई कपड़े में चढ़ाना होता है तो अगर वो डाई कपड़े में नहीं चढ़ रहा होता है तो मॉर्डेंट की हेल्प से उसमें पहले एक लेयर बनाएंगे मॉर्डेंट की, फिर उसके ऊपर कलर किया जाएगा। तो ये हो गया शॉर्ट वे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता हो। ठीक, और जो तीसरी हमारी डाई थी वो इनग्रेन डाइस थी, और जो चौथी है वो वेट डाइस है, और जो नेक्स्ट है हमारी सल्फर डाइस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हो गया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें जो जो डाइस आएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, तो इसमें भी जो है 5 तरीके से इसमें भी क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो है नाइट्रो, या कह सकते हो नाइट्रोसो डाइस, और नेक्स्ट है इसमें एजो डाइस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी टाइप्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी और ये कराती भी जाऊंगी। और जो नेक्स्ट है ट्राई फिनाइल मीथेन डाइस, और नेक्स्ट है एथिलीन डाइस, और नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन। ये डाइस इसके अंदर आता है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो इसका आंसर भी हो गया है। सबसे पहले आप लोग डाइस लिखेंगे, पूरा अच्छे से डिफाइन कर देंगे और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे। ये 2 से 3 पेज में अच्छे से आ ही जाएगा अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट से आप जा करके इसको भी देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आप लोगों को जो मैंने आप
लोगों को क्वेश्चन बताएं, उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है मैंने बताया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी केमिस्ट्री बताओ और उसका सिंथेटिक मतलब कैसे ये प्रिपेयर होता है, क्या इसका काम होगा मिथाइल ऑरेंज का, कैसे ये बनता है, मिथाइल ऑरेंज है क्या, उसकी पूरी केमिस्ट्री और उसका पूरा सिंथेसिस बताना है। ठीक, अगर आप लोगों ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक, तो आप लोग डालेंगे आंसर नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिथाइल ऑरेंज एक एसिडिक एजोडाई है। मैंने आप लोगों को बताया ना एजोडाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसी के अंदर आता है और ये जो है एसिडिक होता है, जो एसिड और बेस होता है ना, तो ये एसिडिक फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है और ये किससे प्रिपेयर्ड होता है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और डाई मिथाइल एनिलीन से जो मिथाइल ऑरेंज है हमारा प्रिपेयर्ड होता है। और भी चीज़ इसमें बताऊंगी, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको लिखते चलिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिथाइल ऑरेंज, ये हो गई हेडिंग हमारी। ठीक, तो आप लोग भी जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लोग भी लिखते चलिएगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आप लोग बस थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। मैं जितना चीज़ बता रही हूँ उतना चीज़ लिख के आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक एजोडाई, ये एसिडिक एजोडाई है which is prepared by, किससे बनता था मैंने आप लोगों को बताया था, prepared by diazotized पैरा एमिनो। अभी मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड and NN डाईमिथेलिन एनिलीन, इससे ये बनता है। ये एक एसिडिक एजोडाई है जो कि डायोजिस्ड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और NN डाईमिथाइल एनिलीन से ये बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। देखिए ये है HO3S यहाँ पर लगा रहता है और ये N2Cl प्लस H देखिए ये जो हमारे पास है ये बेंजीन रिंग है, तो हमने अभी बताया ना कि ये क्या है, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड है। तो ये क्या है हमारे पास, किससे बनता है हमारा, तो ये लिखेंगे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक, ये पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। फिर उसके बाद क्या मिलाए थे, ये NN डाईमिथाइल एनिलीन है। ठीक, तो ये है क्या हमारे पास NN डाईमिथाइल एनिलीन है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये H और ये Cl, ये HCl बन के बाहर निकल जाएगा, HCl बन के ये बाहर निकल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये जो N2 है और इधर वाला N है, ये एक पहले जो होगा ये NN से ये जो N2 है यहाँ पर और इसका N ये डबल बॉन्ड से इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो ये मिथाइल ऑरेंज बनाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले बेंजीन रिंग ऐसे ही स्ट्रक्चर इधर का बना लेते हैं। तो यहाँ क्या ऐड है, HO3S और ये ऐसे ही ऐसे भी बन सकता है। ठीक, कोई वो रिंग घूमती रहती है ना,
तो इसमें ऐसे बन गया। फिर उसके बाद ये N और ये डबल बॉन्ड N, फिर ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर N और ये CH2। तो ये क्या बन गया हमारा मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये पैरा पोजीशन पे अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये, ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद इसमें NN डाइमिथाइल एनिलीन मिलाया। तो अब इसके बाद रिएक्शन होने के बाद यहाँ का H, यहाँ का Cl जो है HCl बन के निकल गया, और ये N2 है, तो यहाँ पर ये N2 N अलग अलग हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। तो NN डबल बॉन्ड से कनेक्ट होकर के एक यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये एक दूसरे तरफ के बेंजीन, यहाँ तो खाली हो गया, तो यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा आप लोग, मिथाइल ऑरेंज इज मोनो एजो एनोइनिक डाई। जो मिथाइल ऑरेंज है ये मोनो एजो एनोइनिक डाई है, सिर्फ एक ही एजो के अंदर एनोइनिक डाई है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाई है, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसमें आगे लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज इज वेरी इम्पॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है, ये येलो कलर देता है एल्कलाइन मीडियम में, और पिंक कलर देता है एसिड सॉल्यूशन में। तो इसमें लिखेंगे इट गिव्स येलो कलर इन अल्कलाइन मीडियम में ये येलो कलर देता है, एंड पिंक कलर किस में देता है, एसिड सॉल्यूशन में देता है, इन एसिड सॉल्यूशंस में देता है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे येलो कलर एल्कलाइन मीडियम में किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और कैसे पिंक कलर जो एसिड सॉल्यूशन में होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया जाता है, वूल होता है और सिल्क जो होता है उसको कलर करने में, जो वूल जो कि नेचुरल होता है, सिल्क जो कि नेचुरल होता है, पेड़ से होता है, तो उसका इसमें यूज़ किया जाता है। तो एक पॉइंट और भी लिख लीजिए, यूज्ड फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क को डाई करने में इसका यूज़ होता है। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो एल्कलाइन मीडियम में येलो कलर जो होता है, जो कि बेंजोनोइक फॉर्म में होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और पिंक कलर जो कि एसिड सॉल्यूशन में होता है वो क्विनिकोइड फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछ लिया करता है कि येलो कलर एल्कलाइन मीडियम से आप लोग पिंक कलर बताइए, ठीक, एसिड में। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर O3S नेगेटिव ये जो रहता है, और यहाँ से N डबल बॉन्ड N, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर NCH3 और ये 2, ये क्या है, ये है येलो कलर इन एल्कलाई, जो है बेंजीनोइड फॉर्म में, ठीक। अब इससे हम लोग क्या बनाना है, इससे हम लोग को पिंक कलर बनाना है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक, इक्विलिब्रियम वाला बना लीजिएगा आप लोग। इसमें से क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ ही साथ इसमें रिडक्शन भी होगा, ठीक। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएंगे तो ये येलो कलर एल्कलाइन मीडियम से ये पिंक कलर एसिड हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, देख लीजिए। स्ट्रक्चर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं है। O3S, यहाँ से NH है, ये N हो जाएगा। इसमें देखिए H+ का एडिशन कर रहा है, OH नेगेटिव भी है ना इसमें, तो यहाँ पर जा कर के एक H जुड़ जाएगा, और ये N है एज इट इज़ रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये N पॉजिटिव में है, CH3,
ये 2, ये CH3 है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पिंक कलर इन एसिड, ये क्या है, क्विनोनोइड फॉर्म है। ठीक, तो ये पूरा मिथाइल ऑरेंज अच्छे से कंप्लीट हो गया। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज बताया कि ये एक एसिडिक एजोडाई है जो कि इनमें से प्रिपेयर होता है। फिर मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का और एन डाइमिथाइल एनिलीन से कैसे ये मिथाइल ऑरेंज प्रिपेयर हो। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर है। फिर बताया कि कैसे ये येलो कलर देता है एल्कलाइन मीडिया में और पिंक कलर देता है एसिड सॉल्यूशन में, और इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज़ वूल और सिल्क को डाई करने में यूज़ होता है। ठीक, और कैसे ये जो येलो कलर एल्कलाइन मीडियम से ये पिंक कलर एसिडिक मीडियम में आता है। तो ये पूरा अच्छे से मैंने आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज का डिस्क्राइब कर दिया। इसमें पूरी इसकी केमिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बता दी, साथ ही साथ इसका पूरा सिंथेसिस प्रिपरेशन भी आप लोगों को करा दिया है। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ कॉन्गो रेड। हमें कॉन्गो रेड की केमिस्ट्री और सिंथेसिस कैसे वो प्रिपेयर होता है उसको बताना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि कॉन्गो रेड होता क्या है आखिरकार और कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये भी एजोडाई के अंदर ही आता है। तो मैं कह रही हूँ, मैं जितने टॉपिक बता रही हूँ उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसको ही पढ़ना है आप लोगों को, ताकि अगर अदल बदल के क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक, ये सारे टॉपिक्स ही आते हैं। तो अब आंसर नंबर 2 डालेंगे। आंसर नंबर 2 क्या डालेंगे, कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड क्या होता है, ये भी एक तरह का एजोडाई के अंदर ही आता है और ये पहला ऐसा सिंथेटिक डाई है, मतलब मैनमेड डाई है, जिसे किसके लिए यूज़ किया गया था, सिर्फ कॉटन को डायरेक्टली डाई करने के लिए ही इसका यूज़ किया गया था। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉन्गो रेड इज ऑल्सो a diazodie. It was the first, ये ऐसा पहला जो सिंथेटिक डाई है जिसका यूज़ किया गया था कॉटन को डायरेक्टली डाई करने में। तो इसमें आगे लिखेंगे फर्स्ट सिंथेटिक डाई दैट कैन डाई, जो कि डाई करता है कॉटन डायरेक्टली। ठीक, ये जो डाई है ये कॉटन को डायरेक्टली डाई कर देता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी, इसका यूज़ जो किया जाता है टेस्ट करने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन हमारी एसिड है कि नहीं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को टेस्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम ये पॉइंट भी लिख देंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, साथ ही साथ कैसे ये कन्वर्ट भी होता है। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, कॉन्गो रेड is used as an indicator in acid alkali टाइट्रेशन, या हम कह सकते हैं कि इसका यूज़ टेस्टिंग करने के लिए होता है किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी का। तो लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ये समझ में आ गया हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका प्रिपरेशन कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, तो आगे देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पिंक टेट्राजोटाइज्ड बेंजीडाइन विथ, पहले लिख लीजिए फिर समझाती हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
नेप्थेनोइक एसिड, इसका मतलब जो एक पिंक कलर का टेट्रोएजोडाइज्ड बेंजीडीन होता है उसके साथ 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए नेप्थेनोइक एसिड का। जब ये तीनों को कंबाइन करेंगे 2 मॉलिक्यूल नेप्थेनिक एसिड का और एक टेट्राजिडाइज्ड और बेंजीडीन को, इसको सब ऐड करेंगे तो इसका ऐड करने से कॉन्गो रेड मिलेगा। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, the blue dye is formed is converted into its red sodium salt with sodium क्लोराइड। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ब्लू डाई है बनती है कब कर, रेड सोडियम सॉल्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेड सोडियम सॉल्ट विथ सोडियम क्लोराइड के साथ। जब इसमें कन्वर्जन होगा तब ब्लू डाई से हमारे पास बन जाएगा, ठीक, रेड सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए, पहले आप लोगों को ये समझा देती हूँ, फिर ये वाला पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी। जो कलर चेंजेस होता है, रेड से ब्लू होता है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे इसमें चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, कॉन्गो रेड का। तो सबसे पहले 2 बेंजीन बना लीजिए आप लोग, इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, अभी बताती हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर, पहले मैं ध्यान से ड्रॉ कर लूँ कोई गलती ना हो। H, फिर यहाँ पर Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव ये रहता था, और यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए इसमें कह रहा है इफ टेट्राजोडाइज्ड बेंजीडीन विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेप्थेनोइक एसिड, ये जो है हमारा नेप्थेनोइक एसिड है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए, एक यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में होगा, ये यहाँ पर SO3 भी होता है। तो ये क्या हो गया हमारा नेप्थेनोइक एसिड हो गया, इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और ये क्या है, टेट्राएजोडाइज्ड बेंजीडीन है। ये क्या है, टेट्राएजोडाइज्ड बेंजीडीन, ठीक। इसको और एक मॉलिक्यूल और ऐड करना है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं नेप्थेनोइक एसिड का। NH2, यहाँ से H और यहाँ पर SO3H यहाँ पर भी होगा, ठीक। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं नेप्थेनोइक एसिड का और साथ ये टेट्राएजोडाइड बेंजीडीन है। इसमें देखिए, इसमें से ये जो Cl नेगेटिव होता है ये H पॉजिटिव के साथ HCl बन के निकल जाएगा, और यहाँ का जो है ये भी HCl बन के निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एक कपलिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, ठीक, कपलिंग रिएक्शन होता है, ठीक। और ये हमेशा आइस सॉल्यूशन में ही होता है। तो कुछ कॉन्गो रेड का इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर NH2 है वो HCl बन के निकल गया, यहाँ पर SO3H रहेगा, और यहाँ से ये जो N2 है ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, फिर वो टेट्रा एजोडाइड बेंजीन के साथ ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और ये जो जुड़ेगा ये फिर उसके साथ जुड़ जाएगा नेप्थेनोइक एसिड के साथ। तो यहाँ पर हो गया NH2, HCl बन के निकल गया था, और ये हो गया SO3H। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर हो गया। होप आपको इसका समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जो मैंने इसमें बताया। कह रहा है द ब्लू डाई इज कन्वर्टेड इनटू रेड सोडियम सॉल्ट विद सोडियम क्लोराइड। इसमें जो होता है कलर का चेंज होता है, रेड डाई से कॉन्गो रेड से जब हम लोग सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंट में इसको मिलाते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो इसमें से रेड कलर से ब्लू कलर में हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे द चेंज इन कलर, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, the change in color from red to blue, क्योंकि इसमें क्यों होता है रेड टू ब्लू, बिकॉज
बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से ये ब्लू टू रेड चेंज होता है। ठीक, तो इसका सबसे पहले रेड कलर में जो कॉन्गो रेड का जो मैंने आप लोगों को बताया ना अभी पीछे, तो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि रेड कलर का स्ट्रक्चर क्या होगा और फिर कैसे ये ब्लू कलर में बदलेगा। ये जो कलर चेंजिंग हो रहा है इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें ये भी मेंशन कर देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ये हमारे पास सबसे पहले बेंजीन है, बनाएंगे हम लोग। ठीक, फिर ये सेकंड बेंजीन, देखिए मैं बनाते भी जा रही हूँ ताकि आप लोग भी बनाते चलिए, आप लोगों को आसानी हो। ये N हो गया, यहाँ पर SO3H था। अब ये जो H होगा यहाँ पर जो N डबल बॉन्ड N है इसके साथ एक H जाके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद बेंजीन, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये देखिए यहाँ पर SO3H है तो यहाँ का H जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, और ऐसे इधर का भी होगा, SO3 का H यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर H है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और इसका ये बनेगा, ये सॉरी यहाँ पर रहेगा। ठीक, ये रहेगा। फिर यहाँ पर क्या जोड़ेगा, NH2 और यहाँ पर SO3 नेगेटिव। ये जो है हमारा रेड कलर में है। ठीक, अब ये ब्लू कलर में चेंज होगा, रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज होगा, सिर्फ ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से या रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से बदलेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब ब्लू कलर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज रहेगा। देखिए आप लोग भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए। पहले बना लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या चेंज है। देखिए ये हमारा रेड कलर का कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये जो होगा ये ब्लू कलर का कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर नीचे होगा SO3 नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड जो है ये पॉजिटिव है, अब इधर वाला एक नेगेटिव आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बस डबल बॉन्ड का शिफ्ट ही कराना है, यहाँ पर हो गया। और सेम टू सेम बस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जाकर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो बस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ही चेंज आया, इसीलिए हम लोग रेड कलर से ब्लू कलर बना पाए। ठीक, इतना हो गया हमारा कॉन्गो रेड। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ इंडिगो। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो इंडिगो डाई है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डाई है। तो इसका पूरा देख लेते हैं, क्या क्या देखेंगे। पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इसका यूजेस भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 3-4 वे से बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिगो डाई होता क्या है ये भी बताऊँगी, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो जो मैं आप लोगों को इंडिगो डाई में लिखाऊंगी वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रिपरेशन बताऊँगी, साथ ही साथ इसका यूजेस भी बताऊंगी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इंडिगो डाई। आंसर नंबर 3 है। ठीक, आंसर नंबर 3 है इंडिगो डाई। इंडिगो
डाई। ठीक, इंडिगो डाई क्या होता है? ये जो इंडिगो डाई है ये हमारे इंडिया से ही लिया गया है। तो जो इंडिगो है नेम कहाँ से पड़ा? इंडिकास से, जिसका मीनिंग होता है इंडिया। और जो इंडिया जो होता है वो एक तरह का बर्थ प्लेस माना गया है। उसमें ये भी लिख सकते हैं ये नेचुरल डाई है, ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। सब मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे इंडिगो कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इंडिकास मीनिंग इंडिया, उसका मतलब इंडिया है। ठीक, इंडिया से ही लिया गया है और इंडिया एक बर्थ प्लेस है, मतलब इंडिगो का बर्थ प्लेस है। तो ये लिखेंगे इट इज़ अ नेचुरल डाई। मैंने बताया ना, इट इज़ अ नेचुरल डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से लिए गए? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिला ये इंडिगो। कौन सा प्लांट था? इंडिगो फेरा टिंचोरिया। ठीक, ये इसका साइंटिफिक नेम है कि इंडिगो फेरा टिंचोरिया ये प्लांट था जिससे ये इंडिगो का मतलब इंडिगो हमें वहाँ से मिली। तो इसकी पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी बता देती हूँ। ठीक, तो इसी में लिख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ ही कह लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज़ में ही लिखना है। अगर इंडिगो डाई के बारे में से पूछा जाए तो आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी लिख देंगे, तब भी आप लोगों को काम हो जाए। अगर प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन यूजेस पूछा गया तो वो भी आप लोग लिख देंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि इंडिगो एक ग्रीक वर्ड इंडिकास से लिया गया जिसका मीनिंग इंडिया होता है। ठीक, ये एक नेचुरल तरह का डाई है जो कि एक प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है जिसका नाम है इंडिगो फेरा टिंचोरिया। ठीक, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक प्रॉपर्टीज़ में ऑफ लिखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 390 डिग्री सेल्सियस है और ये डार्क कलर का पाउडर के रूप में, मतलब प्लांट से तो वो फूल के फॉर्म में या कह सकते हो किसी नील के फॉर्म में निकलेगा, तो वो ये डार्क कलर का पाउडर होता है। जब इसको सुखा उखा के पूरा करते हैं अच्छे से तो ये डार्क कलर का पाउडर होता है। तो लिखेंगे इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 390 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ डार्क कलर्ड पाउडर। ठीक, इसमें ये पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो लास्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टीज़ में लिख लीजिएगा इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसमें प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और यूजेस पूछा गया था ना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ करा दी, अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग प्रिपरेशन। तो ये इंडिगो डाई कैसे बनता है? जब हम एंथ्रानिक एसिड को एंथनीलिक एसिड को ClCH2COOH के प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ, पहले लिख लेती हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है COOH, ये है NH2। ये क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड है। इसको हम लोग ClCH2COOH के प्रेजेंस में हीट कराते हैं। जब ये हीट कराते हैं तो यहाँ से ये बनेगा, क्या बनता है? फिनाइल ग्लिसरीन ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका देख लीजिए, मैंने सब ये करा हुआ है ना, तो इसे मुझे सब याद हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए NH2 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NH करके, और इसके ऊपर जो होता है लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होता है। और अब ये देखिए CH2 और COOH इससे जा कर के जुड़ जाएगा, CH2 भी इससे जुड़ जाएगा और इससे COOH भी जुड़ जाएगा। अब इसको पोटेशियम ऑक्साइड, जिसे हम KOH कहते हैं, और NaNH2 के प्रेजेंस में इसको फिर से हीट कराया जाएगा। तो ये हमारा कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गई, फिर इसके बाद ये आएगा, ये
और यहाँ पर नाइट्रोजन ये आ जाएगा, यहाँ से OH जुड़ जाएगा और यहाँ COOH, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। फिर उसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को यहाँ से CO और यहाँ से O ले लो, चाहे यहाँ से ही O ले लो, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर ये रहेगा। फिर इसके बाद इसको फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये बनेगा, ये यहाँ पर OH जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन था ना, तो ये लोन पेयर के साथ एज ही प्रेजेंट होगा। फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। फिर से जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फाइनली हमारा इंडिगो बन जाएगा। देखिए इंडिगो कुछ ऐसा बनेगा। इसको फिर से बनाते हैं। ये यहाँ पर रहेगा और यहाँ से जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, ये कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर N। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा ध्यान से और वैसा ही बना दीजिएगा एग्ज़ाम में। ठीक, इसको देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा, ये इंडिगो का स्ट्रक्चर बन गया, अच्छे से तैयार हो गया। तो होप आपको प्रिपरेशन भी अच्छे समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए प्रिपरेशन में क्या करेंगे, एंथ्रानीलिक एसिड को हीट किया गया ClCH2 COOH में। तो ये जो यहाँ पर COOH एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर N और H यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद CH2 और COOH ये इसके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, CH2 COOH जुड़ गया। ठीक, फिर उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और NaNH2 के साथ इसको फिर से हीट किया गया। तो ये एक तरह का इंटरमीडिएट कंपाउंड बचा। सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन बचा जिसके ऊपर लोन पेयर था और ऊपर OH बचा और नीचे यहाँ पर COOH बचा। फिर इसके बाद यहाँ से CO2 को रिमूव कर दिया गया, तो इस तरह का कंपाउंड बना। ठीक, इस तरह कंपाउंड बना। जब CO2 को रिमूव कर दिया गया तो फिर उसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराया गया। जब ऑक्सीडेशन कराया गया तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बना। फिर इसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन कराया गया तो ये इंडिगो का कंपाउंड बना। इंडिगो का कंपाउंड को एक और तरीके से स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। ये है बेंजीन रिंग, फिर यहाँ से जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये एक पूरा बेंजीन रिंग की तरह ही एक्ट करेगा। यहाँ पर H, देखिए ये मैंने अभी बताया ना, ये C डबल बॉन्ड O है तो इसको हमने ऊपर ले गए और ये N के साथ यहाँ पर H जोड़ दिए। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड से एक्ट होगा और ये जो होगा N और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर भी काफ़ी बार दे दिया गया है तो पहचानना होगा कि कौन सा इंडिगो है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इंडिगो का स्ट्रक्चर, लेकिन जो एकदम आसान तरीके से बना हुआ है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, इसका प्रिपरेशन बता दिया। अब इसका यूजेज अभी तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। डाई का यूज़ किस लिए होता है, कॉटन मतलब कपड़े को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए। तो इंडिगो डाई का भी यूज़ कपड़े को कलर करने के लिए पहले यूज़ किया जाता है। तो लिखेंगे इट इज़ यूज फॉर डाइंग कॉटन। कॉटन को डाइंग करने के लिए यूज़ किया जाता था और इसमें जो प्रोसेस होता था वो वेट प्रोसेस के थ्रू होता था। तो आप लोग लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, बस यूजेस में इतना लिखना है कि इसका यूज़ कॉटन को डाई करने के लिए होता था, पहला पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, इट्स कलर इज़ resistant to light and washing। इसमें कह रहा है कि जब इसको हम धुला करते थे तो इसका जो कलर रहता था ये हल्का हो जाता था। जब हम लोग इसको वॉश करते हैं तो इसमें ये भी पॉइंट लिख देंगे, तब भी चल जाएगा कि इसका यूज़ जो होता था कॉटन को डाई करने में होता था और उसका कलर कम हो जाता था जब हम कपड़े को वॉश करते थे। तो आप लोग इतना भी लिख देंगे, काफ़ी
पूरा का पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। इंडिगो की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूजेस कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कलर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि बहुत साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी मैंने कुछ रिसेंट ईयर में चेक किया है तो ये 4 से 5 सालों में ये क्वेश्चन ना के बराबर आया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 4-5 सालों में नहीं पूछा गया तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक, जो मैं पढ़ती थी तब मेरे टाइम में पूछा गया था, तो मैंने सोचा शायद इस टाइम में भी पूछा गया होगा, लेकिन मैंने चेक किया फिर उसके बाद तो इसमें इसे में नहीं पूछा गया था। तो ये आप क्वेश्चन को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिजरीन। जो एलिजरीन डाई है इसकी प्रिपरेशन बताना है, प्रॉपर्टीज़ बताना है। ठीक, तो आंसर नंबर 5 करके डाल लीजिए आप लोग। आंसर नंबर 5 क्या है? एलिजरीन। एलिजरीन क्या है? ये एक जो मैंने आप लोगों को मॉर्डेंट बताया जिसका यूज़ किया जाता था जब फैब्रिक में या कॉटन कपड़े में कलर कराया जाता था और डाई नहीं होता था तो क्या करते थे, मॉर्डेंट मिला दिया जाता था। मॉर्डेंट मिलाने के हेल्प से मॉर्डेंट से एक जो कपड़े की लेयर में एक लेयर चढ़ जाती थी। ठीक, तो उसमें और डाई का यूज़ हो जाता था। मत देखिए, एकदम ध्यान से समझिए। मॉर्डेंट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में, सब्सटेंस में, किसी भी डाई में मॉर्डेंट मिला देना। तो वो क्या होता है, मान लो हमें ये कपड़ा है, कपड़े को हमें कलर करना है, लेकिन हम कोई डाई मिलाते हैं, ये कपड़े को कलर नहीं हो पाता है, तो इसमें हम लोग मॉर्डेंट मिलाते हैं। मॉर्डेंट जब मिला देंगे तो ये जो मॉर्डेंट क्या करता है, एक तरह का लेयर इसमें बना देता है, पूरी लेयर बना देता है। फिर उसके ऊपर जब हम डाई करते हैं तो वो पूरा मॉर्डेंट के ऊपर डाई हो जाता है, तो ये पूरा कपड़ा जो होता है कलर हो जाता है। तो ये एलिजरीन जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है मॉर्डेंट डाई का। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम लोग एलिजरीन डाई इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉर्डेंट डाई। ठीक, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न डाई का। और ये प्रेजेंट कहाँ होता था, जो मदार प्लांट होता है ना, मदार प्लांट, उसके ये रूट में पाया जाता था, जड़ों में पाया जाता था। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ मदार प्लांट के रूट्स में पाया जाता था। इसका प्रिपरेशन देख लीजिए, इसका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ प्रिपरेशन करके भी पूछ सकते हैं कि प्रिपरेशन बताइए आप लोग एलिजरीन का। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेशन होता है ये एंथ्राक्विनोन से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंथ्राक्विनोन का बेंजीन रिंग ज़्यादातर इसमें यूज़ होगी। ठीक, तो आदत डाल लीजिए स्ट्रक्चर बनाने की। स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा आप लोग बनाएंगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। ये किसका वो स्ट्रक्चर है, एंथ्राक्विनोन। ये एंथ्राक्विनोन से इसका एलिजरीन बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, H2SO7 को 140 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया जाता है। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, NaOH के साथ भी इसको हीट किया जाता है। जब इसके साथ हीट किया जाता है, ये हमेशा हीटिंग प्रोसेस होता है। ठीक, जब हीट किया जाएगा तो कंपाउंड में कोई ज़्यादातर चेंज रहेगा ही नहीं, ना के बराबर चेंज दिखेगा। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई अंदर बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड दिखने लगेगा जब NaOH के साथ इसका कराएंगे। तो देखिए ये ऐसे था कुछ, इसका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वो जोड़ा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये जोड़ा था, और ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है, ये क्या होता है, सोडियम सॉल्ट और बीटा सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखने को मिलता है। तो जब एंथ्राक्विनोन को H2SO7 के साथ और NaOH के साथ हीट कराते हैं तो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बीटा सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद NaOH और NaCl के साथ इसका फ्यूज़न कराते हैं। इसका क्या कराते हैं, फ्यूज़न करवाते हैं। किसके साथ,
NaOH कह लो या NaClO3 के साथ इसका जब फ्यूज़न कराते हैं तो हमारे पास एलिजरीन मिल जाता है। अब ये जो डबल बॉन्डेड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर ही मेन है और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, बस स्ट्रक्चर प्रिपरेशन ध्यान से देखिएगा और तो बाकी सब ऐसे ही है। इसको पूरा हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। मैं कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक कि इसीलिए मैंने आप लोगों को वही सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने डाई बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, फिर इंडिगो है, फिर उसके बाद एलिजरीन है, सिर्फ इतने ही बताए हैं ताकि आप लोगों को इसके प्रॉपर्टीज़, इसके जो प्रिपरेशन है, साथ ही साथ इसके यूजेस हैं, अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बस इसी तीनों में से घुमा फिरा के एक ही तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है कि 98% मान के चलो इन्हीं टॉपिक में से घुमा करके क्वेश्चन बन सकते हैं, और 2% पॉसिबिलिटी हुई कि एग्जामिनर का अगर कुछ और देने का मन हो गया तो अब भाई मैं तो एग्जामिनर के पास तो घुसी नहीं हूँ कि उनके दिमाग में घुसी हूँ बता दूंगी कि क्या देने वाला है। तो आप लोग ये समझ के चलिए 90% यही चांसेस होता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिपीट करके देता है बीएससी में, ठीक। और 2% चांसेस हो गया तो बहुत अच्छा एग्जामिनर मिला तो खुद से क्वेश्चन बना दिया या खुद से कोशिश की कुछ और करने की, तो वो कर सकता है, ठीक। तो इसमें जो मैंने अभी प्रिपरेशन में लिखा है तो उसको आप लोग प्रिपरेशन जो है लिख भी लीजिएगा मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने हीट किया था तो लिखेंगे ऑन हीटिंग एंथ्राक्विनोन with ओलियम एट 140 डिग्री सेल्सियस। ये जो है ना ओलियम है, H2SO7, ये ओलियम था। नाम नहीं आ रहा तो उस टाइम इसीलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन ध्यान देख लीजिएगा। जब एंथ्राक्विनोन को ओलियम के साथ हीट किया गया 140 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बना था हमारा बीटा सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। बीटा सल्फोनिक एसिड बना था। बगल वाले घर में काम लगा हुआ है इसीलिए आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और काम को तो मैं थोड़ी ना मना कर सकती हूँ कि भाई अपना काम रोक दीजिए, मुझे पढ़ाना है। तो मुझे पढ़ाना तो है ही, बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। एग्ज़ाम भी पास है और आप लोगों को लेक्चर भी ढेर सारे चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक। On heating anthraquinone with oleum at 140 डिग्री सेल्सियस बीटा सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड हुआ। तो इसके बाद लिखेंगे इट्स सोडियम सॉल्ट इज फ्यूजन हुआ था ना, फ्यूज्ड सोडियम सॉल्ट इज फ्यूज्ड विथ किसके साथ कर रहे थे, NaOH के साथ और NaClO3 कोई भी ले सकते हैं। एट इसको 200 डिग्री सेल्सियस में ही लेना था, मैंने बताया था ना इसको हीट ही करना है। तो क्या बनेगा, देन एलिजरीन इज ऑब्टेन, हमारे पास एलिजरीन बन जाएगा। तो जो मैंने प्रिपरेशन की हुई है उसको आप लोगों को अच्छे से लिखवा भी दिया है, ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 289 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिखेंगे इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 289 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोड्यूसेस रूबी रेड crystals insoluble in ester but soluble in अल्कोहल। देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ में ये लिखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 289 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रोड्यूस करता है रूबी रेड तरह का क्रिस्टल जो कि इनसॉल्युबल होता है ईस्टर में, जो कि सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज़ में इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका यूजेस में लिखेंगे, ठीक।
होप आप लोगों को ये सब मैं जो समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रही हूँ, लिखवा रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि नोट्स नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम में ऐसे पढ़ लेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। एग्ज़ाम में आप लोगों को जा कर के लिखना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, मतलब करना होता है। खुद से लिखे रहेंगे तो आप लोगों को एक एक रिएक्शन, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से ही हो जाएगी। मान लो अभी आपने, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देख ली, ये सारी एलिजरीन वाली प्रिपरेशन देख ली, तो एक बार आंख बंद करिए, कितने लोगों को याद है ये प्रिपरेशन अच्छे से? नहीं याद है ना। आप लोग अगर लिखे रहेंगे, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत। अब क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रख लेते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे। फिर यही होता है कि आप लोग रिएक्शन खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहेंगे तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक। जो एलिजरीन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉटन का कपड़ा हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, इसको सबको डाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन, DYEING होगा, डाइंग कॉटन, वूल एंड सिल्क, इसको डाइंग करने में यूज़ किया जाता है। और देखिए इसका जो ये कलर होता है हर में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अल्मुनियम में ये जब ये इसका कलर किया जाता है एलिजरीन से, तो वो रेड कलर का बन जाता है। अगर क्रोमियम में करेंगे तो ये ब्राउन ब्लैक बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना यूजेस में लिख देंगे कि ये कॉटन, वूल और सिल्क को डाई करने में इसका यूज़ होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 2 एग्जाम्पल देना है ट्राईफिनाइल मीथेन डाई का। ये एक तरह की डाई है जिसका यूज़ जो किया जाता है कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नहीं आता है। तो इसका 2 एग्जाम्पल देना है। तो आंसर नंबर 6 लिख लीजिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल हो गया, एक मैलाचिट ग्रीन हो गया और एक एग्जाम्पल क्रिस्टल वॉयलेट हो गया। ये दोनों भी डाई है लेकिन इसका कम यूज़ होता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक। क्या करोगे आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के, तो आप लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट उतना ही पढ़िए जितना आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिला सकती हैं। तो ये हो गया, 2 एग्जाम्पल दे दिए ट्राईफिनाइल मीथेन डाई का, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर क्रोमोफोर्स। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि क्रोमोफोर्स होता क्या है। एक तरीके, देखिए क्रोमोफोर्स एक ऐसा, मान लो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, जो कि बॉन्ड्स के हेल्प से कुछ पोर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो एक कलर्ड तरीके से कंपाउंड को मतलब बनाता है और इसी के थ्रू ये किसी भी सब्सटेंस को कलर कर देता है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्रोमोफोर्स में, अभी मैंने बताया ना क्रोमोफोर्स क्या होता है कि एक मान लो अनसैचुरेटेड होता है, जो कि सैचुरेट ना हो सके, उसके ग्रुप में आता है जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस को कलर किया जाता है। तो इसमें इतना भी लिखते हैं कि काफ़ी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आंसर नंबर 6 का आंसर था। तो अब लिखेंगे आंसर नंबर 7 में क्रोमोफोर्स, इसमें लिखेंगे क्रोमोफोर्स are the unsaturated group containing multiple bond due to which a substance becomes colored, ठीक। एक क्रोमोफोर्स एक अनसैचुरेटेड ग्रुप के अंदर रहता है जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कि कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को कलर करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये एमसीक्यूज क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके आंसर्स को आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दी। द डाई विच इज़ यूज इन मेडिसिन इज़, जो डाई मेडिसिन में, दवाइयों में यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ। जो डाई मेडिसिन में यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। तो आंसर नंबर 8 लिख लीजिए। आंसर नंबर 8 का आंसर होगा ए, क्रिस्टल वॉयलेट। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा सिंथेटिक डाइज अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे सारे करा दिए। ठीक, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग इसको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो ये पूरा मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिया हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट 1 भी अच्छे से करा चुकी हूँ, जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट थे। यूनिट 8 भी हो गया, जो कि सिंथेटिक डाइज था। ठीक, अब मैं आप लोगों को और भी यूनिट के वन शॉट प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइम अब हो गया है कम। एक एक क्वेश्चन बताने से अच्छा है एक ही वीडियो में सारे जो यूनिट है उसके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। ठीक, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। नहीं देखे तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख के आइए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखे रहेंगे समझ में नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने आप लोगों को एक एक डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों को, अगर समझे होंगे तो आंसर समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी आप लोग समझते जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का मैं हो सकेगा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज आने वाले हैं। तो मैं आप वन शॉट में ही आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग शाम को 6 बजे एक्टिव ज़रूर रहा करिए। अब पहले मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियो देती थी, अब पूरा मैं सैटरडे संडे भी इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक, और अगर बहुत ज़्यादा करीब आने लगेगा एग्ज़ाम तो मैं आप लोगों को दिन में 2-2 लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। ये तो 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग एक्टिव ज़रूर रहा करिए। और नोटिफिकेशन जो बेल है मेरी, सॉरी, नोटिफिकेशन बेल है, बेल देखेंगे सब्सक्राइब के नीचे आएगी नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल पे जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, और अच्छा लगे तो अगर आपको सच में ये वाला जो यूनिट है आप लोगों को अच्छे समझ में आया, आप लोगों को क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक से मुझे भी पता चलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कॉमेंट भी ज़रूर किया करिए। आप लोग में से 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कमेंट करते होंगे, और तो बाकी सब देख के चले जाते, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो बस उसका रिस्पॉन्स भी तो दीजिए। आप लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और हो सके तो उन बच्चों तक भी पहुँचा दीजिए जिनका एग्ज़ाम बहुत क्लोज आने वाला है, उन्होंने अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। अगर एक हफ्ते में भी वो सारी देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट देखिए, फिर उसके बाद मैंने सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, फिर उसके सॉल्यूशन भी देते जा रही हूँ। तो वो अगर एक बच्चा एक हफ्ते में भी प्रिपरेशन करना चाहे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। लास्ट के टाइम पर अगर मुझे मिलेगा टाइम तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोग एक हफ्ते में, एक महीने में या 15 दिन में कैसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये सब की वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है चैनल पे। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के बहुत सारे एग्ज़ाम के टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हैं। जो मैंने पर्सनली यूज़ की थी वही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिससे मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को और भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।